Fr13-0066 खट्टा। झाओ जियाजिया ने अपनी मानसिक ऊर्जा को अदृश्य पंखुड़ियों में परिवर्तित किया और जबरदस्ती प्रत्येक उछलते हुए कीड़े की आंखों को भेद दिया, जिससे वे अविश्वसनीय रूप से विचित्र तरीके से नीचे गिर गए। जहां तक स्टील से ढके शेनझेन की बात है, वह एक विशालकाय थमल भाला चलाता था और उसके शरीर का अगला हिस्सा पूरी तरह से स्टील से ढका हुआ था। उनकी निशानेबाजी निडर और निस्वार्थ भाला तकनीक के सार को दर्शाती है, जो सीधे काले हरे कूदने वाले कीड़े का सामना करती है। तुम मुझे एक पंजा दो, मैं तुम्हें एक भाला दूंगा, हम पहले स्तर से आमने सामने होंगे। तुम यकीनन पूरी टीम में सबसे ताकतवर किरदार हो। दोनों पक्षों के बीच लड़ाई बेहद भयंकर थी, लेकिन निंगजी के पक्ष में कई द्वितीय स्तर के प्राणी थे। लड़ाई बहुत जल्दी शुरू हुई और उतनी ही जल्दी खत्म भी हो गई। आखिरकार इस लहर में ज्यादा कीड़े नहीं थे, लगभग 100 ही थे। इसके अलावा चूंकि सेंट्रल वॉरियर इंसेक्ट्स पर पहले से ही निंगजी का नियंत्रण था, इसलिए भीड़ द्वारा मचाए गए उत्पात ने उन्हें जल्दी ही कीड़ों के शवों के मैदान में बदल दिया। कुछ काले और नीले रंग के कूदने वाले कीड़ों के पैरों को भोजन भंडार के रूप में छोड़कर निंगजी ने तुरंत युद्धक क्षेत्र को साफ करने के लिए तितलियों के एक झुंड को बुलाया। इस बार ब्लैकी समेत डार्क एग्जिस्टेंस स्पेस में मौजूद सभी तितलियां हरकत में आ गईं और जमीन पर पड़े शव पल भर में जलाऊ लकड़ी की तरह सूख गए। फिर शियाओ ईरान की लाल लपटों के समूह के नीचे ये राख में बदल गया। एक मुलाकात शुरू से अंत तक 2-3 मिनट से अधिक समय नहीं लेती है। युद्ध के बाद उन्होंने सारे निशान मिटा दिए, कोई भी शव पीछे नहीं छोड़ा। ऐसा लगता है कि यह कोई निशान नहीं छोड़ता, लेकिन जमीन पर इसके निशान हर जगह मौजूद हैं। आखिरकार युद्ध के निशानों को मिटाना इतना आसान नहीं होता। इस प्रकार निंगजी का लक्ष्य पूरा हो गया। कहावत के अनुसार पूरी तरह से नग्न लड़की आंशिक रूप से ढकी हुई लड़की की तुलना में कहीं अधिक आकर्षक होती है। इसने अपनी उपस्थिति का कोई प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं छोड़ा, लेकिन इसने युद्ध के निशान जरूर छोड़े, जिससे दूसरी तरफ के लोग अनगिनत संबंध बनाने लगे। ये रणनीति निस्संदेह जर्ग को उकसा रही है, जिससे उनकी रुचि बढ़ रही है और वे कुछ खोजने के लिए और अधिक उत्सुक हो रहे हैं। प्रसार खोज दायरे से खतरे की अंतिम परत हट जाने के बाद निंगजी को अब खुद को भेस बदलने की आवश्यकता नहीं थी। जैसे ही 9 द्वितीय श्रेणी की तितलियां छोड़ी गईं, निंगजी ने अपनी पूरी शक्ति का इस्तेमाल किया और पूरी गति से जुएफेक शहर की ओर दौड़ पड़ा। ताइहुआ शहर की तरह जुएफेक शहर के केंद्र में जुएफेक शहर स्थित है, जो हुआशिया संघ के 9 प्राचीन शहरों में से एक है। ये संघ के सैकड़ों शहरों और कस्बों में से 9 सबसे बड़े विशेष आर्थिक क्षेत्रों में से एक है। ऐसा कहा जाता है कि उनका नाम पवित्र शहर के नाम की तरह हजारों वर्षों से चला आ रहा है। दुर्भाग्यवश आधुनिक लोगों को यह नहीं पता कि 10,000 साल पहले के 9 शहर क्या दर्शाते थे या वे कितने विशाल क्षेत्र में फैले हुए थे। वर्तमान में जिन 9 शहरों का जिक्र हो रहा है, वे शहर के केंद्र में स्थित दसियों हजार वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र को ही शहर कहते हैं। ये दोनों शहर एक दूसरे के निकट हैं, लेकिन निकट होने के बावजूद वे सैकड़ों किलोमीटर दूर हैं। सौभाग्यवश ताइहुआ पर्वत मूल रूप से ताइहुआ शहर की सीमा पर स्थित था और निंगजी की गति के कारण वह कुछ ही मिनटों में ताइहुआ शहर के उस क्षेत्र से भागने में सक्षम हो गया, जहां कीटों के झुंड का घनत्व सबसे अधिक था और खतरा सबसे बड़ा था। ताइहुआ शहर वास्तव में काफी बड़ा है। सदर कीटों के आगमन को अभी केवल 13 दिन ही हुए हैं। इस दौरान सदर कीट लगातार देवताओं के वंशज चू चेनिक्सी के साथ उलझे रहे हैं। इसके बाद उनका सामना छिपकली जनजाति के जैव रासायनिक विष बमों से हुआ और उन्होंने ताइहुआ पर्वत में छिपकली जनजाति के साथ एक और भयंकर युद्ध लड़ा। इसमें उनका काफी कीमती समय लगा, जिससे अनगिनत जीवित बचे लोगों को ताइहुआ शहर से भागने का मौका मिल गया। इसका ये भी अर्थ है कि उन्होंने अभी अभी ताइहुआ शहर पर नियंत्रण हासिल किया है और उनका प्रभाव उम्मीद के मुताबिक तेजी से नहीं फैला है। ताइहुआ के नियंत्रित शहर के भीतर भी जैव रासायनिक विष बमों के कारण अनगिनत खतरनाक उत्परिवर्ती और प्रतिरक्षा प्रणाली उभर आए हैं, जिससे आंतरिक वातावरण पूरी तरह से स्थिर नहीं रह गया है। ताइहुआ शहर के बाहर के क्षेत्र की बात करें तो कुछ बिखरे हुए कीटों और कुछ परजीवी बीजाणु शिविरों के अलावा वहां ज्यादातर उत्परिवर्तित और परिवर्तित जानवर पाए जाते हैं। सरल शब्दों में कहें तो निंगजी के ताइहुआ शहर छोड़ने के बाद उसकी वर्तमान शक्ति को देखते हुए वह अस्थायी रूप से खतरे से बाहर हो जाता है। हालांकि निंगजी ने अपनी सतर्कता कम नहीं की और ताइहुआ शहर छोड़ने के बाद पूरी गति से आगे बढ़ना जारी रखा। अत्यधिक लंबी यात्रा के कारण निंगजी को अनिवार्य रूप से एक साथ कई काम करते हुए अंतरिक्ष में मौजूद लोगों के साथ संवाद करना पड़ा। दरअसल भले ही वह संवाद करना न चाहे, फिर भी कुछ लोग उससे बात करने पर जोर देते हैं।
आखिरकार चाहे वह जीन सम्लन के बाद अपनी पहली लड़ाई में जियाओ ईरान और उसके दो साथी हों, या ईर्ष्या, जलन और नफरत से भरे अन्य लोग हों, उन सभी के पास कहने के लिए बहुत कुछ था। भाई निंग, क्या आपने अभी अभी मेरे विस्फोटक क्षति प्रदर्शन को देखा? वाह, हर मूंगे के मांस पर लगने का अद्भुत एहसास, एक ही मूंगे से किसी कीड़े का सिर उड़ा देने की रोमांचक अनुभूति, ये सचमुच बहुत ही संतोषजनक है। निंग जी की आध्यात्मिक शक्ति अभी तक साकार नहीं हुई थी, और ठंडे चेहरे वाली शियाओ ईरान एक मसखरे की तरह चिल्ला रही थी। उस क्षण उनके चेहरे से मानो तीन शब्द सुनाई दे रहे थे, और कौन? उसकी बचकानी हरकतों को देखकर निंग जी को यह विश्वास करना मुश्किल लगा कि यह वही व्यक्ति है जो कुछ दिन पहले एक कुलीन सैनिक के रूप में प्रकट हुआ था, जो किसी विदेशी आगंतुक की तरह शानदार कवच पहने हुए था। इसका कोई और विकल्प नहीं है, दोनों चीजें बिल्कुल अलग हैं। कहावत के अनुसार यदि कोई व्यक्ति अपनी भावनाओं को बहुत लंबे समय तक दबाए रखता है, तो उसे उन्हें व्यक्त करना ही पड़ता है, अन्यथा वह निश्चित रूप से बीमार हो जाएगा। शियाओ ईरान इस समय बीमार होने की कगार पर हैं। इस अचानक रिलीज के कारण काफी बड़ा उछाल आया, जो कि स्वाभाविक है। न केवल वह, बल्कि दूसरी तरफ जिन तियानई और चेन शुओ भी सतह पर शांत दिखाई दे रहे थे, लेकिन अनियंत्रित काली ऊर्जा के उतार चढ़ाव ने अनजाने में उनकी सच्ची भावनाओं को प्रकट कर दिया। उनकी शांत बाहरी छवि के नीचे वे वास्तव में शियाओ ईरान की तरह ही जोश और दीवानगी से जल रहे थे। कीड़ों के झुंड में मारे गए अपने साथियों को याद करते हुए, और यह याद करते हुए कि उन्होंने किस तरह तेजी से कीड़ों की एक लहर का सफाया किया था, वे उतने ही उत्साहित थे, लगभग क्रोध से फट रहे थे। इस एहसास को एक शब्द में बयां किया जा सकता है, शानदार। उन तीनों को देखकर निंग जी को उन पर ठंडे पानी की बाल्टी फेंकनी पड़ी। विस्फोटक विस्फोट। लड़ाई की सर्वोत्कृष्ट तकनीकें ध्वस्त हो चुकी हैं, और फिर भी उनमें विस्फोटक प्रदर्शन के बारे में शेखी बघारने का साहस है। ये केवल कमजोर और महत्वहीन अवशेषों को ही संभाल सकता है। अगर इसका सामना किसी उच्च स्तरीय जर्ग से हो जाए तो ये पल भर में नष्ट हो जाएगा। ये सुनकर जियाओ ईरान तुरंत निराश हो गई। सच में, बॉस, हमें आखिरकार अपना बदला मिल गया। क्या आप थोड़ा और समझदारी से काम नहीं ले सकते थे? मैं एक शीर्ष सैनिक हूं, क्या मुझमें कोई गर्व नहीं है? शिंग तियानाई ने बीच में कहा, बिल्कुल सही, हमें कुलीन रक्षक माना जाता है। ये वाकई निराशाजनक है। दोनों ने अपना संयम पूरी तरह खो दिया। चेन शुओ चुप रहा, लेकिन उसके होठों के कोने पर हो रही हल्की सी हरकत से साफ पता चल रहा था कि वह भी टूटने की कगार पर था। संशोधनों के बाद ये तिकड़ी की पहली हत्या थी, एक ऐसी शुरुआत जिसे उन्होंने एकदम सही समझा था, लेकिन जब वे इतने उत्साहित हो गए कि वे लगभग आग बबूला हो गए, तो चीजें बिल्कुल अलग तरह से घटित हुईं। जिस व्यक्ति की वे सबसे ज्यादा परवाह करते थे, उसने उनकी प्रशंसा में एक शब्द भी नहीं कहा, बल्कि उनकी भावनाओं पर ठंडा पानी डाल दिया। इस स्थिति में अगर कोई मानसिक रूप से टूट न जाए तो यह अजीब बात होगी। उन तीनों को इस तरह देखकर निंग जी को एहसास हुआ कि उसने अपना लक्ष्य हासिल कर लिया है, और मुस्कुराते हुए कहा, मैं खुद को रोक नहीं पाया। मुझे बस डर था कि तुम लोग कहीं बहक न जाओ और अपनी असलियत न भूल जाओ, इसलिए मैंने खास तौर पर तुम्हारे लिए कुछ चीजें चुनी हैं। सच कहूं तो आपका पिछला प्रदर्शन अच्छा था, लेकिन इस पर गर्व करने जैसा कुछ नहीं है। आखिरकार आपके विरोधी वास्तव में बहुत खराब थे। निंग जी ने अंतिम निष्कर्ष निकाला, लेकिन उन्हें मिली स्वीकृति के स्तर ने सान को एक साथ आश्चर्यचकित और परेशान कर दिया। जियांग शिन्यू और अन्य लोग जिन्होंने उनकी प्रतिभा का प्रदर्शन देखा, उनकी भावनाओं को इस समय एक शब्द में सारांशित किया जा सकता है, कड़वाहट। ये बहुत खट्टा है। उनकी बातें सुनकर मुझे और भी बुरा लगा। एक क्रूर पिटाई, मानो कोई देवता धरती पर अवतरित हो गया हो, ने उनकी लड़ने की शक्ति को पूरी तरह से कुचल दिया, लेकिन भाई निंग की नज़र में ये बिल्कुल महत्वहीन था। उन चारों के दिलों में पल भर के लिए जो खुशी जगी थी, वह पल भर में गायब हो गई और वे सब निराश हो गए। शेन झेंग विशेष रूप से इतना हताश था कि वह जीन सम्लन पर दांव लगाने के लिए गंभीर रूप से घायल होने की इच्छा रखता था। उनका जिक्र तो छोड़ ही दीजिए, देवताओं के वंशज चू चेनिक्सी भी शियाओ ईरान और अन्य लोगों की युद्ध शक्ति को देखकर चकित रह गए थे। उसे कभी उम्मीद नहीं थी कि निंग जी के तथाकथित सम्लन और रूपांतरण के बाद वे तीनों शक्ति के दूसरे स्तर तक पहुंचने में सक्षम होंगे। वह निंग जी की ओर प्रशंसा भरी नजर डालने से खुद को रोक नहीं सका। में प्रवेश, इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं था। निंग जी के अलावा वहां मौजूद किसी भी व्यक्ति को उससे बेहतर समझ नहीं आती थी कि दूसरे स्तर की जागृति का क्या अर्थ होता है। लेंग यान की नजरों में असाधारण प्रतिभा वाली दिव्य वंशज होने के बावजूद अपनी शक्ति को मजबूत करने के बाद भी वह केवल तीसरे स्थान पर ही थी।
यह उल्लेखनीय है कि जिस दिन आपदा आई उसी दिन चू चेनिक्सी ने रॉक्सोल गॉड डिसेंडेंट ब्लडलाइन सिस्टम के माध्यम से अपनी दिव्य रक्तरेखा को जागृत किया। डार्क एनर्जी के बारे में उनकी समझ और अंतर्दृष्टि शियाओ येरान, शिंग तियानई और चेन शुओ से कहीं अधिक है। औपचारिक और व्यवस्थित प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद भी वह निंग जी के बराबर ही थी। निंग जी की क्षमताओं के फलस्वरूप जियाओ येरान और अन्य लोग जो पहले पूरी तरह से अंधकार ऊर्जा से अलग थलग थे, सीधे दूसरे स्तर तक पहुंचने में सक्षम हुए। इस तरह की वृद्धि और विकास पर उसे शायद ही विश्वास हो रहा था। सच कहें तो अगर उसके सामने खड़ा व्यक्ति उसका पति नहीं होता तो शायद वह उसकी प्रशंसा नहीं कर रही होती, बल्कि उससे ईर्ष्या कर रही होती। भाई निंग, क्या आपका जीन सम्मेलन बिना किसी गंभीर चोट के सफल हो सकता है? अंततः शेन झेंग ने जीन सम्मेलन के बारे में पूछने से खुद को रोक नहीं पाया। ये सुनकर चू चेनेक्सी, जियांग शिन्यू और अन्य लोगों ने तुरंत अपना ध्यान निंग जी की ओर मोड़ दिया और उसके जवाब को ध्यान से सुनने लगे। निंग जी मुस्कुराया और बोला, ऐसा किया जा सकता है, लेकिन यह अपनी जान जोखिम में डालने जैसा है। जब तक बिल्कुल जरूरी न हो, इसके बारे में सोचना भी मत। लेंग यान के अनुसार इस प्रकार का आनुवंशिक रक्त सम्मेलन न तो अच्छा है और न ही बुरा। चूंकि आप सामान्य रूप से विकसित हो सकते हैं, इसलिए आपको इस संकीर्ण मार्ग को अपनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपकी वर्तमान ताकत का कोई महत्व नहीं है। आपकी विशेष प्रतिभाओं के साथ आपका भविष्य का विकास लाओ शिंग से किसी भी तरह से खराब नहीं होगा। ठीक है, चूंकि भाई निंग ने ऐसा कहा है तो हम अब और अटकलें नहीं लगाएंगे। लेकिन आपका जीन सम्मेलन अब वाकई बहुत शक्तिशाली है। उत्तर मिलने के बाद शेन झेंग ने अनिच्छा से हार मान ली, उसके शब्दों में निराशा का भाव था। ये सुनकर बाकी लोगों ने भी थोड़ी निराशा व्यक्त की। उनका जिक्र तो छोड़ ही दीजिए, चू चेनेक्सी भी कुछ हद तक निराश थी। आखिरकार यह विचार केवल दूसरों का ही नहीं था, उसने भी बटरफ्लाई क्लैन में शामिल होने और निंग जी के साथ सुखी जीवन बिताने के बारे में सोचा था। पापा, क्या अंकल शियाओ और बाकी सब तितली बन गए? ये तो कमाल है। चू चू भी तितली बनना चाहती है और मैं मम्मी और पापा के साथ कीड़ों से लड़ना चाहती हूँ। कुछ देर सुनने के बाद जियाओ निंगचू को आखिरकार समझ में आ गया कि बड़े क्या कह रहे हैं और उसने निंगजी को बड़ी उम्मीद से देखा। उसकी उम्र में कीड़े मकोड़ों और राक्षसों से लड़ने के बारे में सोचना बिल्कुल सामान्य बात है। दुर्भाग्यवश लेंग यान की पिछली सलाह के कारण निंग जी फिर भी नहीं मान सका। शाओ निंगचू को प्यार से देखने के बाद उसने मुस्कुराते हुए कहा, चूचू तितली बनने की बजाय अपनी माँ से सीखने के लिए अधिक उपयुक्त है। चू चेनेक्सी अचंभित रह गई। इससे पहले कि वह कुछ बोल पाती, निंग जी ने रेडियो तरंगों के माध्यम से लेंग यान के पिछले सुझाव को प्रसारित कर दिया। उसने तुरंत धीरे से कहा, पापा सही कह रहे हैं। छोटी निंगचू आगे चलकर मम्मी की तरह एक छोटी फूल परी बनेगी और उन सभी कीड़ों को खाद में बदल देगी। ठीक है, ठीक है, इन सभी कीड़ों को खाद में बदल दो। फूल और तितलियां दोनों ही ऐसी चीजें हैं जो छोटे जीवों को बहुत पसंद होती हैं, इसलिए जियाओ निंगचू स्वाभाविक रूप से खुशी खुशी सहमत हो गई। उसके बाद निंग जी ने अपना अधिकांश ध्यान यात्रा पर केंद्रित किया, जबकि अन्य लोग पहली लड़ाई और खंडहरों से प्राप्त जानकारी का आदान प्रदान करने लगे, जिससे एक जीवंत और हलचल भरा दृश्य बन गया। जब सब लोग बातें कर रहे थे, तभी एक दिमागी कीड़ा बड़ी संख्या में कीड़ों के झुंड के साथ उस जगह पर आ पहुंचा जहां निंग जी और उसकी टीम ने पहले ही कीड़ों के दस्ते का सफाया कर दिया था। दोनों योद्धा कीड़ों ने अपनी नाक को थोड़ा सा हिलाया, एक पल के लिए हवा में सरसराहट की और जल्दी से एक निष्कर्ष पर पहुंच गए। भगवान अमू, ये वही हैं। वो पूरब की ओर चले गए। दिमागी कृमि ने अपने एंटीना को थपथपाया, उसकी आवाज में थोड़ी सी नाराजगी थी। धिक्कार है इस तितली पर, पूरब की ओर। कुछ गड़बड़ है, जल्दी करो, उसके पीछे जाओ। हम उस कमीने को छिपकली जनजाति के इलाके में घुसने नहीं दे सकते। निंग जी और अन्य लोगों के गंतव्य का तुरंत पता लगाते हुए मस्तिष्क के कीड़े ने तुरंत मृत्यु का आदेश जारी कर दिया। उसके आदेश पर उसके अधीन कीड़ों का झुंड एक तेज धारा की तरह पूर्व की ओर उमड़ पड़ा। बात यही खत्म नहीं हुई। अपने अधीनस्थों को पीछा करने का आदेश देने के बाद इसने तुरंत ताइहुआ के ऊपर से गुजरते हुए प्रमुख विमान से संपर्क स्थापित कर लिया। इसके बाद उन्होंने तितलियों और यहां तक कि देवताओं के वंशजों से संबंधित मामले पर एक बार फिर रिपोर्ट दी। सादा का प्रमुख विमान ताइहुआ के ऊपर से उड़ान भरता है। सदर झुंड की सर्वोच्च इच्छा से उत्पन्न टर्मिनल 1 ने संदेश प्राप्त होते ही तुरंत प्रतिक्रिया दी। अपने लक्ष्य का पूरी ताकत से पीछा करो और हर हाल में उन्हें वापस ले आओ। मुख्य जहाज की तरफ समर्थन के लिए 10 टायरेंट क्लास जर्ग तैनात किए जाएंगे।
भले ही इसका मतलब स्नोपीक सिटी में गहराई तक जाना हो, जिस पर वर्तमान में लिजार्ड कबीले का नियंत्रण है, हमें उन्हें वापस मुख्य जहाज पर लाना ही होगा। मुख्य जहाज ने तो विशेष रूप से ये भी बताया कि दोनों में से तितली को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। ज़ुएफे की यात्रा लंबी और कठिन थी, लेकिन सौभाग्य से वहां निंगजी जैसा एक विशेष स्थान था। 6 घंटे से अधिक की रोमांचक लेकिन सुरक्षित यात्रा के बाद समूह अंततः ताइहुआ शहर और ज़ुएफे शहर की सीमा पर पहुंच गया। अपने आसपास मौजूद छिपकली जैसे प्राणियों की बिखरी हुई काली ऊर्जा के उतार चढ़ाव को महसूस करते हुए और हरे भरे पहाड़ी जंगल के परिदृश्य को देखते हुए निंग जी ने दूसरों के साथ चर्चा की और तुरंत यहीं अपना पहला घर स्थापित करने का फैसला किया। कुछ देर खोजबीन करने के बाद निंग जी को आखिरकार शाम ढलते समय न्यूबी गांव नाम का एक छोटा सा गांव मिल गया। इस गांव में अधिकतर किसान रहते हैं जिन्होंने ठेके पर खेती की है। चूंकि यह गांव इलाके के बाहरी किनारे पर स्थित है और एक छोटी पहाड़ी पर बना है, इसलिए फिलहाल ये गांव शांत और एकांत प्रतीत होता है। गांव के बाहर खेतों में किसी तरह की अरौंदी के कोई निशान नहीं थे और गांव स्वयं शांत और निर्मल बना रहा। गांव के प्रवेश द्वार पर निंग जी ने सभी को और तितलियों के झुंड को छोड़ दिया और एक साथ गांव में प्रवेश करने की तैयारी करने लगे। कई दिनों तक कैद में रहने के बाद जियाओ निंगचू को आखिरकार फिर से रिहा कर दिया गया और चू चेनिक्सी की बाहों में समा गया। निंग जी के आदेश पर तितलियों का झुंड एक टोही विमान की तरह बिखर गया। जियो येरान, जिंग तियानई, चेन शुओ, जियांग जिन्यू, याओ जियानी, झाओ जिया जिया, शेन झेंग और अन्य 7 लोगों ने तुरंत निंग जेड के परिवार को बीच में घेर लिया। टीम धीरे धीरे आगे बढ़ी। सामने का गांव सामान्य दिख रहा था, लेकिन चूंकि वे एक आपदा के बीच में थे, इसलिए सतर्क रहना हमेशा बेहतर होता है। एक समान दृष्टिकोण के साथ निंगजी को गांव में सब कुछ तुरंत दिखाई देने लगा। खाली, शांत, एकदम स्थिर। वहां मानवीय गतिविधि का कोई निशान नहीं था। इतना ही नहीं, एक भी छोटा जानवर या नन्हा कीड़ा भी दिखाई नहीं दिया। ये स्थिति स्पष्ट रूप से असामान्य है। सावधान रहो, गांव में कुछ गड़बड़ है। निंग जी ने तुरंत चेतावनी जारी की और सभी ने एक साथ अपनी काली ऊर्जा को सक्रिय कर दिया। इसी बीच उस क्षेत्र में प्रवेश कर चुके तितलियों के झुंड ने भी बड़े पैमाने पर खोज शुरू कर दी। 9 द्वितीय श्रेणी की तितलियों के नेतृत्व में तितलियों के झुंड ने तेजी से पूरे गांव की तलाशी ली। लेकिन एक अजीब बात हुई, तितलियों के झुंड को अपनी खोज में लगभग कुछ भी गलत नहीं मिला। या शायद उन्हें वहां कोई जीवित प्राणी नहीं मिला, केवल कुछ बड़े खुरों के निशान और एक दुर्गंध मिली जो देखने में पशुओं का बाड़ा लग रहा था। इसके अलावा कोई अन्य खोज नहीं की गई और न ही कोई अस्थिर या खतरनाक कारक मौजूद थे। ये गांव छोटा है, जिसके दोनों ओर लगभग 10-10 घर हैं। दक्षिण भाग को छोड़कर, जो किसी विशालकाय जानवर द्वारा बुरी तरह क्षतिग्रस्त प्रतीत होता है, बाकी गांव सामान्यतः अच्छी स्थिति में संरक्षित है। बाकी सब बातों को एक तरफ रख दे तो ये निंग जी और उसके समूह को ठहराने के लिए पर्याप्त से भी अधिक है। खतरे के अस्थायी रूप से टल जाने से समूह ने आखिरकार सुरक्षित महसूस किया और पहाड़ी पर कदम रखते हुए धीरे धीरे न्यूबी गांव की ओर बढ़ने लगा। गांव की सड़क के किनारे लगे कपूर के पेड़ घने और हरे भरे थे, जिनसे एक अनोखी खुशबू आ रही थी। ढलते सूरज में उनकी परछाइयां लंबी और पतली लग रही थीं। गांव में प्रवेश करते ही निंग जी को एहसास हुआ कि उसने पहले जरूरत से ज्यादा प्रतिक्रिया दे दी थी। गांव वाकई बहुत शांत था, लेकिन वहां कोई अन्य असामान्य घटना नहीं हुई। मूल निवासी वे ग्रामीण थे जिन्होंने दक्षिण से आए जंगली जानवरों के हमले के बाद गांव छोड़ने का फैसला किया था। मच्छरों, पक्षियों और जानवरों की अनुपस्थिति के अलावा लगभग और कुछ भी गलत नहीं था। जब हम यहाँ हैं ही तो इसका भरपूर फायदा उठाएं। अंधेरा हो चुका था और यह संभावना नहीं थी कि निंगजी और अन्य लोग रहने के लिए कोई और जगह ढूंढ पाएंगे। इस गांव की हालत को देखते हुए अगर कुछ गड़बड़ है भी, तो वह संभवतः कोई विकृत जानवर ही होगा। लेंग यान के अनुसार एक बार जब ब्लू स्टार में डार्क एनर्जी फिर से भर जाएगी तो उस पर मौजूद सभी जीवन का पुनर्जन्म होगा। कुछ गिने चुने मनुष्य डार्क एनर्जी के प्रति सजग हो जाएंगे, जो सक्रिय रूप से डार्क एनर्जी को अवशोषित करेंगे और अपनी विशेष क्षमताओं को सक्रिय करके विकसित प्राणी बन जाएंगे। सरल शब्दों में कहें तो वे जियांग शिन्यू और अन्य लोगों की तरह ही हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि इन असाधारण रूप से भाग्यशाली व्यक्तियों को खुद को सक्रिय करने के लिए वायरस की उत्तेजना की आवश्यकता नहीं होती है। ये बात मनुष्यों पर भी लागू होती है और अन्य जीव जंतुओं पर भी। उदाहरण के लिए हुनगक्सिंग बिल्डिंग के बाहर निंग जी द्वारा बुलाई गई तितलियों के झुंड में से कई तितलियों ने काली ऊर्जा को अवशोषित कर लिया है। उन्होंने जो अलौकिक शक्तियां प्राप्त की थीं, उन्हीं के कारण निंग जी के पास कीड़ों के झुंड से लड़ने की शक्ति थी।
दरअसल निंग जी के आह्वान के बिना भी ये तितलियां कुछ समय तक स्थिर रहने के बाद ऐसी असामान्यताओं को जन्म दे सकती हैं जो उनकी अपनी आत्माओं को जागृत कर सकती हैं। ये विसंगतियां प्राचीन उत्परिवर्तित जानवर थे जो दानव जाति के पूर्व अवतार थे। हालांकि इस स्वतःस्फूर्त उत्परिवर्तन की गति बहुत धीमी है, जो निंगजी में तितली के घोंसले की खेती की तुलना में कहीं अधिक धीमी है। आखिरकार वे चूचेनिक्सी नहीं है, उनके पास न तो दिव्य रक्त है और न ही विरासत में मिली यादें। स्वायत्त उत्परिवर्तन बिल्कुल नए सिरे से खोज करने के बराबर है, जिसमें निश्चित रूप से बहुत समय लगेगा। आपदा आने के बाद से अब तक पूरे 14 दिन बीत चुके हैं। उत्परिवर्तित जीवों का भाग्य कितना भी अच्छा क्यों न हो, वे अधिकतम तीसरे स्तर तक ही विकसित हो सकते हैं। इस समय निंग जी और उनकी पत्नी पहले से ही लेवल 3 पर थे, साथ ही 9 लेवल 2 तितलियों सहित 12 लेवल 2 जीव भी थे। वे साधारण सदर कीटों या छिपकली जैसे इंसानों के झुंड से नहीं डरते थे। पहाड़ों और खेतों में पैदा हुए और पले बड़े उत्परिवर्तित जानवरों की तो बात ही छोड़िए। गांव के उत्तर में स्थित सबसे बड़े आंगन में एक अलाव जल रहा है जो पूरे स्थान को रोशन कर रहा है। अलाव के ऊपर कई पिस्सुओं के पैर भूनते समय चटकने लगे। टीम के सदस्य एक घेरे में बैठे थे और शियाओ निंगचू समेत उन सभी को अपनी बात कहने में मुश्किल हो रही थी। खंडहरों में 10 दिनों तक निंग जी सहित सभी लोग पोषण पूरकों के सहारे जीवित रहे। अब जब हम आखिरकार बाहर निकल ही आए हैं तो स्वाभाविक रूप से हमें कुछ मांस जरूर चखना चाहिए। गहरे नीले रंग के पिस्सू के पैरों से नुकीले कांटे हटा दें, सख्त खोल के एक तरफ से छिलका उतार दें और उस पर मिर्च पाउडर और अन्य मसाले छिड़क दें। भूनने के बाद मांस नरम और चारों तरफ से सुनहरा भूरा हो जाता है, जिससे ये देखने में बेहद आकर्षक लगता है। यहाँ तक कि निंगजी, जिसके पास मानवीय आत्मा है, वह भी इसे आजमाना चाहता था। दुर्भाग्यवश इस सरल इच्छा को पूरा करना अब असंभव है। इस समय वह केवल दूसरों को दावत करते हुए देख सकता था। क्योंकि वह एक तितली था, इसलिए उसके साइफन जैसे मुखांत भुने हुए कीड़ों के पैरों के खिलाफ पूरी तरह से अप्रभावी थे। परिसर का मालिक जल्दी में निकल गया। घर काफी गंदा और अस्त व्यस्त होने के बावजूद दैनिक जीवन की लगभग सभी आवश्यक वस्तुओं से पूरी तरह सुसज्जित था। इसे साफ करने के बाद ये बिल्कुल वही आदर्श आधार था जिसकी निंगजी तलाश कर रहा था। जियाओ यीरान, शिंग तियानई, शेनझेंग और अन्य लोगों के पास से घर में बनी शराब की कुछ बोतलें भी मिलीं। तारों से जगमगाता आकाश, अलाव, बारबेक्यू और मादक पेय, ये दृश्य बिल्कुल मनमोहक है। अगर परग्रही आक्रमण न होते और जीवित रहने का इतना अधिक दबाव न होता तो यह एक अद्भुत अनुभव होता। दुर्भाग्य से जीवन में अगर ऐसा होता तो क्या होता, जैसी कोई बात नहीं होती। शराब और मांस होने के बावजूद भी वे अभी पूरी तरह से आनंद लेने की हिम्मत नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वे नशे में धुत नहीं हो सकते और वे नशे में धुत होने की हिम्मत भी नहीं करते। फिर भी जियाओ यीरान ने शराब निकाली और सभी के लिए थोड़ी थोड़ी डाली। जब से जर्ग आए हैं तब से उनका लगातार पीछा किया जा रहा है और वे भाग रहे हैं और उन्हें लंबे समय से कुछ भी गर्म भोजन ठीक से नहीं मिला है। मुझे इतने लंबे समय बाद इतनी आसानी से बात करने का मौका मिला है। चलो चलो, यहाँ शराब और मांस है, लेकिन मौजूदा हालात को देखते हुए हम ज्यादा शराब नहीं पी सकते। लेकिन फिर भी एक प्रतीकात्मक टोस्ट देना जरूरी है। हमें कम से कम निंगे के परिवार को एक उचित पेय तो देना ही चाहिए। शाओ यीरान ने रेट्रो स्टाइल की चाय का कप उठाया, जिसके अंदर मौजूद तेज शराब घूम रही थी, जो उसकी गंभीर निगाहों को प्रतिबिंबित कर रही थी। जियाओ यीरान ने निंग जेड के परिवार का केवल इसलिए पीछा किया और उनकी रक्षा की क्योंकि उसे अपने वरिष्ठों से आदेश मिले थे। उस समय वह अहंकारी था, लेकिन वास्तव में अपने दिल में वह चुचेनेक्सी को नीचा समझता था। उसकी और उनकी रक्षा करने के कारण एजियो ड्रैगन न्यूक्लियर फोर्स टीम में उसके अलावा सभी ने अपने प्राणों का बलिदान दिया। उस समय एजियो ड्रैगन न्यूक्लियर फोर्स टीम के मृत सदस्य उनके लिए चुचेनेक्सी से कहीं अधिक महत्वपूर्ण थे। बेस में प्रवेश करने से पहले चुचेनेक्सी द्वारा की गई लगातार हत्याओं के बाद ही उसे इस बात का एहसास हुआ कि उच्च अधिकारियों द्वारा उसके प्रति उच्च सम्मान का क्या महत्व है। पौधों को नियंत्रित करने की भयावह क्षमता ने उसे पूरी तरह से चौंका दिया। फिर निंग जी ने उससे मृत्यु के कगार से वापस खींच लिया, उसे एक नया जीवन, शक्तिशाली महाशक्तियां और एक सच्चा योद्धा बनने की ताकत प्रदान की। आज निंग जी ने अपनी अद्वितीय निर्णय लेने की क्षमता के बल पर उन्हें जान बचाकर भागने में सफल बनाया। फिर अपनी कहीं अधिक दूरदर्शी सोच के बल पर उन्होंने उसे पूरी तरह से अपने पक्ष में कर लिया। इस समय जियाओ यीरान न तो मिशन से प्रेरित थी, न ही रक्त संबंधों के विलय से उत्पन्न मानसिक बंधनों से, बल्कि निंग जी के प्रति सच्ची प्रशंसा से प्रेरित थी। ये स्वीकृति दिल की गहराइयों से आती है।
अगर एजियो ड्रैगन न्यूक्लियर फोर्स टीम का कोई सदस्य भी ऐसा है तो जिन तियानई और चेन शुओ तो स्वाभाविक रूप से और भी ज्यादा ऐसे ही होंगे। आखिरकार शिन तियानई, चेन शुओ और निंग जी के परिवार एक दूसरे को शियाओ यीरान से कहीं अधिक समय से जानते थे। बेस में प्रवेश करने से पहले वे पहले ही एक साथ कई जीवन मरण के संकटों का सामना कर चुके थे। निंग जी और चू चेनिक्सी ने भी कई बार स्थिति को पलटते हुए उन्हें खतरे से बचाया। वे दोनों लंबे समय से निंग जी और चू चेनिक्सी की ईमानदारी से आश्वस्त थे और स्वाभाविक रूप से उन्होंने सच्ची प्रशंसा के साथ अपने गिलास उठाए। शिन तियानई ने आह भरी। उसी क्षण उसने अचानक चू चेनिक्सी को एक लंबा भाला लहराते हुए और भागने वाली टीम के आगे बढ़ते हुए देखा। वह थोड़ी उदासी के साथ मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। हाँ, ये रान सही कह रही है, हमें उसे उचित सम्मान के साथ टोस्ट देना चाहिए। ये हमारे द्वारा मिस चू की रक्षा करने के बारे में कम और भाई निंग और मिस चू द्वारा यहाँ तक पूरी यात्रा में सुरक्षित रहने के बारे में अधिक है। चेन शुओ ने व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ उत्तर दिया, हाँ, मुझे शर्म आ रही है। मैं पूरे रास्ते घायल रहा और मैंने आपको बहुत पीछे रखा। मुझे वास्तव में भाई निंग का धन्यवाद करना चाहिए। चिंता मत करो, मैं, बूढ़ा चेन, इस जन्म में तुम्हें फिर कभी पीछे नहीं रखूंगा। उम्र के हिसाब से वे दोनों निंग जी से बड़े थे, लेकिन जब भी उन्होंने कुछ मौकों पर उन्हें भाई निंग कहकर पुकारा तो वह बिल्कुल भी अटपटा नहीं लगा और उसमें कोई अटपटापन भी नहीं था। इन तीनों के नेतृत्व संभालने के बाद जियांग शिन्यू, याओ जियानी, झाओ जियाजिया, शेन झेंग और अन्य लोगों ने स्वाभाविक रूप से उनका अनुसरण किया। जियांग शिन्यू ने अपना गिलास उठाया और दृढ़ता से कहा, भाई निंग और बहन शी के बिना मुझे डर है कि मैं बहुत पहले ही अड्डे में मर गई होती। मैं आपका हार्दिक आभारी हूं और भविष्य में भी आपके निरंतर मार्गदर्शन की कामना करता हूं। मैं आपकी और हमारे समुदाय की सेवा करने के लिए अपनी पूरी कोशिश करूंगा। याओ जियानी ने फुसफुसाते हुए कहा, भाई निंग, बहन शी, जियानी ज्यादा बात नहीं करती, सब कुछ उसके पे में है। शांत और सौम्य स्वभाव वाली याओ जियानी की यह टिप्पणी, ये सब शराब का कमाल है, सुनकर सभी के चेहरे पर एक समझदारी भरी मुस्कान आ गई। रहस्य, हाँ, शियाओनी की बातें तो वाकई गहरी हैं, सही कहा, सारा खेल शराब का ही है। झाओ जियाजिया, जो आमतौर पर काफी साहसी और बेलगाम रहती है, ने चेहरे पर मुस्कान लिए हुए मजाक किया। शेन झेंग ने कुछ नहीं कहा, लेकिन जब उन्होंने गिलास टकराए तो उसने सबसे जोर से ऐसा किया। उन्होंने शियाओ निंगचू को भी नहीं बख्शा, सिवाय इसके कि उस पूरे कमरे में वह अकेली ऐसी बच्ची थी जिसके प्याले में शराब नहीं थी। शराब थी या नहीं, इससे लड़की के मूड पर बिल्कुल भी असर नहीं पड़ा। मम्मी और पापा सबसे अच्छे हैं। उसके स्पष्ट और मधुर नारों ने रात्रि आकाश के तारों को भी दिल खोलकर हंसा दिया। हंसी मजाक के बीच सभी ने एक ही घूंट में अपना पे पी लिया, यहाँ तक कि निंग जी भी गिलास की ओर दौड़ा और उस तेज शराब का एक छोटा सा घूंट लिया। तितली के शरीर में बैठकर शराब पीना निंग जी के लिए एक अनोखा अनुभव था। मैं इस अनुभूति का वर्णन कैसे करूं? यह ऐसा है जैसे मुंह भर लावा मुंह के रास्ते पूरे शरीर में रिस रहा हो। सौभाग्य से उसके पास काली ऊर्जा का संरक्षण था, अन्यथा निंग जी शायद मौके पर ही नशे से मर जाता। इसके बाद आयोजित अलाव पार्टी निंग जी के लिए अत्यंत क्रूर साबित हुई, क्योंकि शेखी बघारने और सबके साथ गपशप करने के अलावा वह पूरे समय केवल दूसरों को खाते हुए देख सकता था। वह कुछ नहीं कर सकता था, उसे शराब और मांस दोनों की बहुत तीव्र इच्छा थी, लेकिन उसका शरीर इसकी अनुमति नहीं देता था। अपनी बेहद खूबसूरत पत्नी चू चेनिक्सी के साथ निंग जी ने कामना की कि काश वह तुरंत एक इंसान में परिवर्तित हो सके। गहरे नीले रंग की स्प्रिंगटेल मछली का मांस इतना स्वादिष्ट होता है कि निंग शी को इसके रस की थोड़ी सी मात्रा से ही लगभग नशा हो गया था। अन्य लोगों के लिए यह उच्च गुणवत्ता वाली सामग्री अब से उनके मेनू में निश्चित रूप से शामिल की जाएगी। मुझे अभी भी लड़कियों के चेहरों पर कुछ हद तक प्रतिरोध के भाव याद है जब निंग जी ने कीड़ों के पैर एकत्र किए थे। जब इस चीज को अलाव पर भून लिया जाता है तो तुरंत ही यह एक बहुत ही शानदार, इसकी खुशबू कितनी अच्छी है, वाला पल बन जाता है। एक गिलास वाइन, दिल खोलकर की गई बातचीत और आधी रात तक सब लोग धीरे धीरे चले गए और आंगन में आराम करने के लिए बैठ गए। निंग जीरी की उपस्थिति के कारण उन्हें रात्रि पहरेदारी से भी छूट मिल गई और जल्द ही आंगन में खर्राटों की आवाज सुनाई देने लगी। खंडहरों में सभी ने बहुत मेहनत की और पिछली भयंकर लड़ाई और घर की सफाई के बाद वे सभी बहुत थक गए थे। आंगन में केवल निंग जी का परिवार ही बचा था। छोटी बच्ची निंगचू तो मन ही मन हंसते हंसते सो गई थी। सचमुच जाग रहे दो ही लोग थे, निंग जी और चू चेनिक्सी। रात गहरी थी, लेकिन चू चेनिक्सी की आंखें अब भी चमकदार और निर्मल थीं।
जब से उसे निंग जी की पहचान पता चली है, आपातकालीन स्थिति के अलावा ये पहली बार होगा जब वे दोनों अकेले होंगे। उसे बहुत कुछ कहना था और वह उसे बताना चाहती थी। निंग जी ने भी स्वाभाविक रूप से इस बात पर ध्यान दिया। हल्की रोशनी में काली ऊर्जा ने एक मानवाकार की आकृति को रेखांकित किया। पत्नी, पिछले कुछ दिनों से तुम मुश्किल दौर से गुजर रही हो। अगर तुम्हारे कोई सवाल हो तो बेझिझक पूछो। निंग जी की बातें सुनकर चू चेनिक्सी की आंखें तुरंत लाल हो गईं। तुम? आखिर हुआ क्या? तुम तितली में कैसे बदल गए? निंग जी ने शांत भाव से कहा, जब जर्ग ने हमला किया तब मैं वहीं था। वर्महोल ने आसपास के चुंबकीय क्षेत्र को बाधित कर दिया और एक अनियंत्रित होवरकार ने मुझे मार डाला। सौभाग्य से बचपन में गलती से खा ली गई एक अजीब सी घोंघे के आकार की वस्तु के कारण मेरी आत्मा एक तितली के शरीर में स्थानांतरित हो गई और इसी तरह मैं जीवित रहने में कामयाब रहा। आपको तो पता ही है कि उसके बाद क्या हुआ। ये सुनकर चू चेनिक्सी अपने आंसू नहीं रोक पाए और बोली, तो सच में तुम्हारे पास शुरू से ही अपनी चेतना थी? फिर तुमने हमें पहले क्यों नहीं बताया कि तुम अभी भी जीवित हो? निंग जी ने कड़वी मुस्कान के साथ कहा, मुझे माफ करना। जैसे ही मैंने जर्ग को अपने आसपास की हर चीज को बेरहमी से चट करते देखा, मैं तुरंत घर भागा। उस समय स्थिति बेहद नाजुक थी। मुझे नहीं पता था कि एक तितली के रूप में मैं कितने दिन और जीवित रह पाऊंगी, और मुझे ये भी नहीं पता था कि अपनी पहचान कैसे प्रकट करूं। उस दिन की घटना को याद करते हुए चू चेनिक्सी ने भय से भरी आवाज में कहा, मैं तुम्हें दोष नहीं देती, ये वाकई बहुत खतरनाक था। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? बाद में भागने के दौरान स्पष्ट रूप से कई अवसर थे, तो आपने कोई स्पष्टीकरण क्यों नहीं दिया? क्योंकि मैं डरी हुई थी। जब मैंने अपने शरीर के अंदर मात्र घोंसला खोजा तो मुझे लगा कि मैं पूरी तरह से एक राक्षस हूं। मुझे इस हालत में तुम्हारा और चूचू का सामना करने में डर लग रहा है। मुझे डर है कि मैं तुम्हें डरा दूंगा और मुझे डर है कि मैं तुम्हें चोट पहुंचा दूंगा। इसलिए मैं चुपचाप आप सभी की रक्षा करने का विकल्प चुनता हूं। निंग जी की बातें सुनकर चू चेनिक्सी को अचानक अपने प्रेमी के लिए सहानुभूति का अनुभव हुआ। पहले तो उसे लगा कि केवल वही अत्यधिक दबाव झेल रही है, लेकिन अब उसे एहसास हुआ है कि निंग जी उससे कहीं अधिक दबाव झेल रही है। तितली में परिवर्तित होने के बाद भी वह दृढ़ और समर्पित बनी रही, बार बार उसकी रक्षा के लिए अपनी जान जोखिम में डालती रही, जिसने एक बार फिर चू चेनिक्सी को भावुक कर दिया। निंग जी, ये याद रखना, तुम चाहे जो भी बन जाओ, जब तक तुम मुझे याद रखोगे, जब तक तुम मेरे पति रहोगे, मैं और मेरा बच्चा तुम्हें कभी नहीं छोड़ेंगे। तितली में रूपांतरित होने के बाद उनके द्वारा किए गए निस्वार्थ संरक्षण ने चू चेनिक्सी को इतना प्रभावित किया कि उसने अपने दिल की बात कह दी। निंग जी मुस्कुराया और बोला, कोई बात नहीं, मैंने अब इसका हल निकाल लिया है। दानव संहिता के अनुसार एक निश्चित अवस्था तक विकसित होने के बाद मैं वापस मानव रूप में लौट सकता हूँ। भागने के बारे में सोचना भी मत, न इस जीवन में, न अगले जीवन में, न उसके बाद वाले जीवन में। निंग जी के शब्दों ने चू चेनिक्सी की आंखों में आंसू ला दिए। हाँ, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। निंग जी का मायावी रूप धीरे धीरे नीचे झुका और अपने सामने मौजूद उन दो महिलाओं को प्यार से गले लगा लिया जिनसे वह सबसे ज्यादा प्यार करता था। एक संक्षिप्त आलिंगन के बाद जैसे ही निंग जी चू चेनिक्सी से छोटी निंग चू को अंदर ले जाकर सुलाने के लिए कहने ही वाली थी, बाद में उसने अचानक बोलना शुरू किया और पूछा, वैसे एक सवाल है जिसने मुझे हमेशा परेशान किया है, मुझे मेरा दिव्य वंश कहाँ से मिला? कैप्टन वांग जू के पिछले बयान के अनुसार इसका कोई मतलब ही नहीं बनता। मेरा परिवार 3 या 5 पीढ़ियों से चला आ रहा है और हम सभी साधारण नागरिक थे। हमारे वंश में दैवीय संबंध का कोई अंश नहीं है। तार्किक रूप से देखा जाए तो ये वंश विरासत में नहीं मिलना चाहिए, है ना? अगर यह आनुवंशिक नहीं है तो ये कहाँ से आया? क्या ये भी तुम्हारी माँ के घोंसले से आया है? चू चेनिक्सी हमेशा इस बात को लेकर बहुत असमंजस में रहती थी कि वह रहस्यमय तरीके से एक देवता की वंशज कैसे बन गई। आज भी उन्होंने अपने दिव्य वंश को पूरी तरह से स्वीकार कर लिया है। हालांकि वह हमेशा से ही इस पहचान के स्रोत को लेकर भ्रमित या यहाँ तक कि संदिग्ध रही है। ये सुनकर निंग जी चौंक गया और तुरंत चू चेनिक्सी के शब्दों का सार समझ गया। वह समय जब मैं लगभग मरते मरते बचा था। बिल्कुल सही, जब तक आप गंभीर रूप से घायल होकर मेरे चेहरे पर नहीं गिरे थे तब तक सब कुछ एकदम सामान्य था। उसके बाद मैं भी मौत के कगार पर था और मेरी चेतना एक बहुत ही अजीब जगह में प्रवेश कर गई। उस समय के दृश्य को याद करते हुए चू चेनिक्सी के मन में अभी भी कई सवाल थे। उसने निंग जी के अलावा किसी को भी इस बारे में नहीं बताया।
क्योंकि वह जानती थी कि इसके छिपे हुए परिणाम बहुत बड़े होंगे। इसलिए उसने इस मामले का जिक्र कभी नहीं किया, यहां तक कि लिंग यान से भी नहीं। निंग जी ने पूछा, ये किस तरह की जगह है? चू चेनेक्सी ने आह भरी, चट्टानी आत्मा दिव्य वंशज रक्तवंश प्रणाली। वहां क्या हुआ था? एक आवाज ने मुझसे कहा कि मुझे मर जाना चाहिए था, लेकिन मेरी वंश परंपरा के सक्रिय होने के कारण मेरे घाव ठीक हो गए। और कुछ, एक सांकेतिक नाम। उस आवाज के लहजे से तो यही लगता है कि यह सांकेतिक नाम बहुत महत्वपूर्ण है। किस तरह का कोड नाम? प्राचीन चट्टानी आत्मा का वंशज योद्धा, प्रकृति का प्रकाश। निंग जी एक पल के लिए स्तब्ध रह गया। वह ये नाम पहली बार सुन रहा था, फिर भी यह उसे अजीब तरह से जाना पहचाना सा लग रहा था। आश्चर्य, वैसे जब मैंने क्रिम्सन क्लॉ जायंट इंसेक्ट की यादों को आत्मसात किया, तो मुझे ऐसा लगा जैसे मैंने ये नाम पहले भी सुना हो। प्राकृतिक शक्तियां, नाका जाति का महान पुनरुत्थान, एक सहस्राब्दी लंबी प्रतिशोध योजना आदि। उस समय निंग जी ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया, बस यूं ही एक नजर डाल ली। अब ऐसा प्रतीत होता है कि तथाकथित प्राकृतिक देवताओं के वंशज संभवतः तथाकथित नाका जनजाति से संबंधित हैं। अगर वह गलत नहीं था, तो जिस व्यक्ति ने उसे बहकाया था उसके इरादे शायद अच्छे नहीं थे। यही बात विशाल लाल पंजे वाले कीड़ों पर भी लागू होती है। वे अपनी पूरी नाका जनजाति के साथ एक बड़ी रणनीतिक चाल चलते हुए प्रतीत होते हैं। दुर्भाग्यवश हमारी व्यापक रणनीति के इस महत्वपूर्ण मोड़ पर हमारा सामना एक ऐसे अविश्वसनीय व्यक्ति से हुआ। शुरुआत में अपना मानवीय रूप खो देने के बाद कमजोर तितली का शरीर बेचैन बना रहा, खतरे की ओर आकर्षित होता रहा और लगभग अपनी जान गंवा बैठा। ठीक इसी वजह से सादा कबीले की सहायता से उसने पूरी तरह से पहल अपने हाथ में ले ली। क्योंकि इस समय नागोर्नो काराबाख के बारे में बात करना या न करना सब कुछ अर्थहीन है। निंग जी को पूरा यकीन था कि यह तथाकथित मातृ घोंसला अब पूरी तरह से उसका हो चुका है और उसका संचालन केंद्र बन गया है। क्रिम्सन क्लॉ जायंट इंसेक्ट को सदर इंसेक्ट क्लैन के एक अज्ञात नेता ने एक भयंकर युद्ध में हरा दिया, और वह अपने पीछे केवल एक विशाल आध्यात्मिक विरासत छोड़ गया जिसे निंग जी को विरासत में लेना था। इस विचार को मन में रखते हुए निंग जी ने तुरंत सहजता से कहा, ज्यादा मत सोचो। भले ही दिव्य संतान सचमुच यहीं से आए हो, इस समय इसका कोई और अर्थ नहीं होगा। मैंने मदर नेस्ट पर पूरी तरह से नियंत्रण कर लिया है। अब जबकि देवताओं का वंश आपके वंश के साथ पुनर्तः विलीन हो गया है, ये हमारे परिवार की संपत्ति बन गया है। इस दुनिया में शक्ति होना हमेशा शक्तिहीन होने से बेहतर है, इसलिए चिंता करने की कोई बात नहीं है। यही बात शियाओ निंगचू पर भी लागू होती है। उसे जितना हो सके उतना दे दो। आखिरकार लेंग यान के पहले के रवैये को देखते हुए तुम्हारा पक्ष ही ज्ञान प्राप्ति का सच्चा मार्ग है। निंग जी को वर्तमान स्थिति की बेहद स्पष्ट और गहन समझ थी। चू चेनेक्सी ने सिर हिलाया, ठीक है, मैं समझ गई। लेकिन निंग चू अभी छोटी है, क्या अभी इसके लिए बहुत जल्दी नहीं है? नहीं बेटा, अभी जल्दी नहीं है। उसे जीवन भर इन चीजों का सामना करना ही पड़ेगा। हमारे पास इन क्षेत्रों में उसे दूसरों से आगे निकलने देने की क्षमता और संसाधन है, तो क्यों नहीं? ऐसे समय में हम अपने कोमल हृदय को उसे रोकने नहीं दे सकते। जब निंग जी ने शियाओ निंगचू का जिक्र किया, तो वह तुरंत गंभीर हो गया और उसके शब्दों से उसके भेड़िया पिता का स्वभाव पूरी तरह से प्रकट हो गया। चू चेनेक्सी ने अपनी सोई हुई बेटी पर एक नजर डाली, फिर झांक ली की मन छवि पर, और अंत में असहाय होकर सिर हिलाते हुए कहा, ठीक है, मैं आपकी बात मानूंगी। नेचुरल कोडेक्स में कई गुप्त तकनीकें हैं। कल से मैं काली ऊर्जा का उपयोग करके उसकी नसों को खोलने में मदद करूंगा और हमारी बेटी को प्रकृति की संतान के रूप में पोषित करूंगा। लेकिन आपको याद रखना चाहिए कि आपने आज कहा था कि नर्म दिल मत बनो। चू चेनेक्सी ने उसे एक अलग नजरिए से देखा और निंग जी ने तुरंत आत्मविश्वास से कहा, चिंता मत करो, मैं बिल्कुल भी नर्म दिल नहीं बनूंगा। ठीक है, तो कोई समस्या नहीं है। काफी देर हो गई है, चलो अंदर चलते हैं और आराम करते हैं। चू चेनेक्सी ने इतनी कोमल आवाज में बात की कि निंग जी का दिल मानो उसी क्षण पिघल गया। अफसोस की बात है कि वह मानव रूप में नहीं था, वरना वह पल भर में भेड़िए में बदल जाता। निंग जी ने अपनी पत्नी के प्रति कोई शिष्टाचार नहीं दिखाया और तुरंत उसके कंधे के ऊपर से गोली मार दी। जैसे ही निंग जी आज्ञाकारी होकर उसके साथ सोने की तैयारी कर रही थी, तभी अचानक ऊष्मायन कक्ष में हलचल मच गई। वे दो छोटी तितलियां जो पहले सदर नामक कीटों के साथ मिल गई थीं, आखिरकार हिलना डुलना शुरू कर चुकी हैं। सच कहूं तो निंग जी इन दोनों तितलियों के मिश्रण के प्रभाव को लेकर बेहद उत्सुक थी।
उसने तुरंत चू चेनेक्सी से कहा, पत्नी, तितली के घोंसले में थोड़ी सी समस्या हो गई है। तुम पहले हमारी बेटी को सुला दो, मैं बाद में वापस आऊंगा। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, निंग जी ने चू चेनेक्सी को आपत्ति करने का मौका दिए बिना ही बिजली की गति से आंगन से बाहर निकल गया। आंगन के बाहर पहाड़ी जंगल के खुले मैदान में हेई नियू ने व्यक्तिगत रूप से निंग जी की रक्षा की, जिसकी चेतना तुरंत मां के घोंसले में लौट आए। मात्र घोंसले के ऊष्मायन और पालन पोषण स्थान के अंदर निंग जी ने प्रवेश करते ही दो विशालकाय राक्षसों को देखा। इनमें से एक कीट अपने रंग को छोड़कर सदर वॉरियर कीट से लगभग 80% मिलता जुलता है। वही मानव कीट शरीर, वही कांटेदार जैविक कवच और तलवारों और भालों की वही श्रृंखला। अंतर यह है कि मूल कीट के पंखों को धातु जैसी बनावट वाले तितली के पंखों में बदल दिया गया है और सिर की रेखाएं बहुत नर्म हो गई हैं, यहां तक कि एक शानदार विजर से ढकी हुई हैं। कुल मिलाकर यह अधिक वीर और कम क्रूर प्रतीत होता है। दूसरे राक्षस की बात करें तो वह सचमुच एक राक्षस था, क्योंकि इसका समग्र रूप एक भयानक दैत्य कीट जैसा है जो रंगीन तितली पैटर्न से ढका हुआ है, आधा मानव और आधा भरिंग है। इसका ऊपरी शरीर योद्धा कीट की तुलना में काफी पतला दिखता है, लेकिन इसकी 4 भुजाएं हैं, जिनमें से प्रत्येक में एक तेज भाला है। प्रत्येक बंदूक की अपनी अनूठी विशेषताएं होती हैं। एक ठंडे हथियार होने के अलावा इसका मुंह और ब्लेड भी बहुत विशिष्ट होते हैं। ये किसी मुंह के चारों तरफ से खुलने और बंद होने जैसा दिखता है, या शायद परिवर्तन के 4 अलग अलग तरीकों जैसा। इसके शरीर का निचला आधा हिस्सा नोडल कीट के समान ही बड़े अंडाकार आकार का होता है, जिसमें बाईं और दाईं ओर से नुकीले कांटे निकले होते हैं और हंसिया दांत वाले कीट के पैर ठंडेपन से चमकते हैं। सच कहें तो नोच और तितली के सम्मिलन से बनी कीट जैसी प्रजाति को बेहद भयानक और बदसूरत कहा जा सकता है। ये पूरी तरह से एक बेमेल इकाई है। इसके बाद निंग जी ने देखा कि उसके प्रकट होने के बाद कीड़े का सिर और मानवाकार आकृति का सिर दोनों कांपने लगे, मानो वे किसी चीज का विरोध कर रहे हों। सामान्यतः जो सफलतापूर्वक विलय हो जाते हैं वे विलय के बाद स्वतः ही मातृ घोंसले से जुड़ जाते हैं, क्योंकि जब वे आपस में मिल जाते हैं तो मातृ घोंसले का अटल आनुवंशिक अनुक्रम भी उनके मस्तिष्क में प्रत्यारोपित हो जाता है। ऐसी स्थिति में केवल हारे हुए लोग ही जंगली जानवर की तरह हिंसक प्रतिक्रिया देंगे। सौभाग्यवश जैसे ही निंग जी पास पहुंचा, प्राणी ने धीरे धीरे अपने स्वामी को पहचानना शुरू कर दिया। न केवल शांत हो गया बल्कि तुरंत अपने चारों 8 पैरों पर लेट गया। दूसरे तितली योद्धा ने अपने हाथों को अपनी छाती के सामने रखकर एक बहुत ही अजीब इशारा किया। महाराज, यह मैं हूं। मैं सफल हो गया। महामहिम, मैं बहुत उलझन में हूं। मुझमें क्या खराबी है? क्या मैं असफल हो गया? दोनों ने उसी क्षण जैवविद्युत तरंगे उत्सर्जित की। तितली योद्धा एक गर्वित और आत्मसंतुष्ट भाव प्रदर्शित करता है, जबकि दूसरी मिश्रित आकृति असहाय और हैरान है। लेकिन दूसरे पक्ष के बोलते ही निंग जी को यकीन हो गया कि इस विलय में किसी की भी जान नहीं जाएगी, क्योंकि उनमें स्वतंत्र चेतना है, या यूं कहें कि उन्होंने अपनी इच्छाशक्ति को संरक्षित रखा है। इसका अर्थ है कि उन सभी ने सफलतापूर्वक विलय की प्रक्रिया पूरी कर ली है। अंतर सिर्फ इतना है कि एक पूर्ण सम्मिलन है, जबकि दूसरा उतना पूर्ण नहीं है। यह उनकी ताकत से भी देखा जा सकता है। बटरफ्लाई वॉरियर की आंतरिक काली ऊर्जा स्पष्ट रूप से स्तर 2 तक पहुंचती है और उसके भीतर मौजूद काली ऊर्जा की मात्रा काफी अधिक है। इसके विपरीत हेनोच और बटरफ्लाई कबीले के विलय से बना समूह हालांकि मुश्किल से दूसरे स्थान तक ही पहुंच पाया था, लेकिन उसके शरीर के भीतर एक काफी अराजक काली ऊर्जा मौजूद थी। ये लगभग तुरंत ही स्पष्ट हो जाता है कि कौन सा अधिक मजबूत है और कौन सा कमजोर है। हालांकि परिस्थितियां चाहे जो भी हों, यह मूल रूप से एक सम्मिलन प्रयोग था। निंग जी स्वाभाविक रूप से परिणाम से बहुत संतुष्ट थी और उसने तुरंत उसे आश्वस्त करते हुए कहा, हाँ, आप सभी ने बहुत अच्छा काम किया, आप सभी सफल हुए। मुझे आप पर गर्व है। निंग जी का जवाब सुनकर दोनों कीड़ों ने खुशी से भरी जैविक विद्युत की लहरें उत्सर्जित की। उसके बाद वह मस्खरेपन भरे अंदाज में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करने लगा। बटरफ्लाई वॉरियर्स तितलियों और सदर योद्धा कीटों की सभी श्रेष्ठ विशेषताओं को पूरी तरह से विरासत में प्राप्त करते हैं, जिनमें लगभग परिपूर्ण छलावरण और फुर्तीली उड़ान क्षमताएं होती हैं। विशेष रूप से उसका भेष बदलने की क्षमता उल्लेखनीय है। रहस्यमय काली ऊर्जा से घिरे होने पर भी वह एक व्यक्ति का रूप भी पूरी तरह से धारण कर सकता है। एक सच्चा इंसान जिसके चेहरे के भाव स्पष्ट रूप से परिभाषित है और जिसे निंगजी माँ के घोंसले की धारणा पर भरोसा किए बिना या उसे अपनी आंखों से देखे बिना नहीं पहचान सकता। इस लगभग रूपांतरित कर देने वाली भेष बदलने की क्षमता को देखकर निंगजी दंग रह गया।
इसमें आश्चर्य की क्या बात है? क्या किसी दुर्घटना के कारण रूप बदलने वाले राक्षस का जन्म हुआ? ये तो बहुत ही नाटकीय